बिरजू खाना खाकर मटके में पानी देखता है तो उसमें पानी नहीं होता है। तभी एक गिलास में बिरजू की पत्नी राधा पानी लेकर आती है और देते हुए कहती है, ये लीजिए, वो आज मैं सुबह नदी से पानी नहीं ला पाई, इसीलिए हमारे पास आज पीने का पानी नहीं था। थोड़ा बहुत ही था, इसीलिए ले लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए। तुमने तो पानी पिया ही नहीं। कहीं तुम खुद प्यासी रहकर मेरे लिए पानी तो नहीं लाई हो? अरे नहीं नहीं, मैंने पानी पी लिया था। ये लीजिए, अब आप भी पी लीजिए। बिरजू का परिवार को पानी के लिए काफी परेशानियां होती थी, क्योंकि गांव में पानी की सुविधा नहीं थी और जो हैंडपंप से पानी मिलता उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती थी, जिस कारण से उसे उबालना पड़ता है। इसीलिए राधा नदी से पानी लेकर आती है। ऐसे एक रोज राधा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर पर ही बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे तो पानी लेने भी जाना था। अगर मैं पानी नहीं लेने गई तो हम लोग पानी क्या पिएंगे? हे भगवान, पानी के लिए तो किसी को मत तरसाओ। मुझे पानी लेने तो जाना ही होगा, लेकिन इतनी दूर नदी है, वहाँ से मैं पानी कैसे लाऊंगी इस हालत में? नहीं, मुझे हिम्मत तो करनी होगी। राधा नदी का पानी लाती है, वो भी गंदा होता है। ये देखकर बिरजू कहता है, अरे राधा, ये पानी तो गंदा है। अब नदी से यही पानी मिलता है, हैंडपंप के पानी से तो ठीक ही रहता है। कोई बात नहीं राधा, तुम इतनी दूर से पानी भर कर लाई हो, इतनी मेहनत की है, इसे प्यास तो बुझी जाएगी हमारी। नदी का पानी भी अब धीरे धीरे गंदा होता जा रहा था और वो भी पीने लायक नहीं बच रहा था। गरीब मजदूर बिरजू बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद भी पानी नहीं पी पा रहा था और वो पानी के लिए तड़पता रहता है। और ऐसी हालत देखकर बिरजू बाकी के गांव वालों से कहता है, हम लोगों को पानी की इतनी समस्या है, ये हम सबसे छुपा तो नहीं, इसीलिए अब हम सबको हमारे लिए तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। आज ही हमने सरपंच जी के पास जाना पड़ेगा और एक अकेले की आवाज से कुछ नहीं होने वाला। हम सभी गांव वालों को साथ में चलना पड़ेगा, सरपंच जी को अपना दुख बताना पड़ेगा। बिरजू बाकी के गांव वालों को साथ में लेकर सरपंच जी के घर जाता है, जहां सरपंच एसी में बैठकर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी रहा होता है। सरपंच जी, आप तो हमारे गांव के सरपंच हो, आपको हमारी परेशानियों के बारे में पता ही है। हम लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। इस तपती गर्मी में दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम पानी नहीं पी पा रहे हैं। हमारे लिए कुछ करिए सरपंच जी, हमारी मदद कीजिए। अरे अभी एसी की हवा में मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, अपनी शिकायत बाद में लाना। सरपंच जी, हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी जरूरत बता रहे हैं। पानी तो हर इंसान की जरूरत होती है और हमारी जरूरत का ध्यान रखना तो आपका काम है ना। आप हमारे गांव के सरपंच हैं, हमारी सहायता कीजिए। सरपंच किसी भी गांव वाले की बात नहीं सुनता है और अपने ही घमंड में मशरूफ रहता है। बेचारे गांव वाले पानी साफ ना मिलने की वजह से एक एक करके गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है। ये बात राधा अपने पति को बताती है। आपको पता चला, गांव के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पहले तो लोग गंदा पानी नहीं पी रहे हैं और मजबूरी में आकर वो गंदा पानी पी रहे हैं, तो हम गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लग रही है। हाँ, मुझे भी पता चला। मैं जहां मजदूरी करता हूं, आज भी वहां कुछ मजदूरों की तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से वो लोग घर पर चले गए। गांव में पानी को लेकर इतनी बड़ी परेशानी आ गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे घर में किसी की तबीयत ना खराब हो जाए। पानी तो हम भी वही पी रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पता। इतनी मुश्किलें थी और किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे ही एक दिन सरपंच के घर में काम करने वाला आदमी, उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। अरे सरपंच जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चल चल, नाटक कहीं और दिखाना। गांव में अफवाह चल रही है कि गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो अब तो भी नाटक कर रहा है, हाँ? अरे नहीं सरपंच जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। आई, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नौटंकी मेरे आगे दोबारा मत कर देना, समझे? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। गांव वालों को क्या लगता है कि वो ऐसे नाटक करेंगे और मैं पिघल जाऊंगा? अरे मरते हैं तो मेरे गांव वाले, मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। गांव का सरपंच बहुत ही पत्थर दिल था। गांव वालों की हालत जानते हुए भी वो गांव के किसी भी आदमी की जरा भी मदद नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद राधा की भी तबीयत खराब होने लग रही थी। राधा को काफी बुखार और पेट में दर्द हो रहा था।
हाय, मेरे पेट में दर्द। अब अगर उन्हें पता चला कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई तो वो परेशान हो जाएंगे। तभी वहां बिरजू आ जाता है और वो राधा की यह हालत देखकर राधा के सर पर पानी की पट्टी रखता है। अरे, हमारे पास पीने का पानी नहीं है और आप पानी की पट्टियां मेरे सर पर रख रहे हो। ऐसे पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें। तुम्हारी तबीयत खराब है और इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी तबीयत है। सरपंच जी को पता नहीं कब समझ आएगा कि उनके गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है। सरपंच जी को मतलब ही कहाँ है गांव वालों की परेशानी से। उन्हें तो बस खुद से मतलब है। देखा नहीं था उस दिन जब शिकायत लगाने गए थे, वो तो आराम से ठंडा ठंडा पानी पी रहे थे साफ साफ, और हमारी शिकायत को सुनना तक नहीं उन्होंने। वो कहते हैं ना, जब इंसान पर खुद बीतती है तभी उन्हें दूसरों की परेशानियां समझ आती हैं। कल को जब खुद उन्हें पानी की दिक्कत लगेगी तभी उन्हें हमारा दुख दिखेगा। कुछ दिनों बाद सरपंच जी गांव की सैर के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी रास्ते में सरपंच को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। रास्ते में सरपंच को बेहोश देखकर बिरजू आसपास के लोगों को बुलाने लगता है। अरे भाइयों, यहाँ आओ, सरपंच जी बेहोश हो गए हैं, आओ मदद करो। बिरजू की आवाज सुनकर वहां गांव वाले आते हैं और वो तुरंत सरपंच को खाट पर पेड़ की छांव में लिटा देते हैं और मटके का पानी पिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद सरपंच को होश आता है और आसपास गांव वाले उसकी मदद के लिए ये देखकर सरपंच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच जी, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ रास्ते में बेहोश हो गए थे। मैंने देखा तो गांव वालों को बुलाकर आपको यहाँ लिटा दिया। अब तो आपको ठीक लग रहा है ना? अरे आप सब लोग गांव वालों ने मेरी मदद की। मैंने आप लोगों की जरूरत की चीज पानी तक की सहायता नहीं की और आप सबने फिर भी मेरी इतनी मदद की। सरपंच जी, सबका अपना स्वभाव होता है। आप जैसे भी हैं हो तो हमारे सरपंच ही ना। हम सब आपको ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। अरे आप सबने मेरी इतनी मदद की है। अब आप चिंता मत कीजिए। मैं अब हफ्ते में 2 बार पानी के टैंकर्स गांव में मंगवाऊंगा। अगर किसी ने भी पानी नहीं भरा तो वो बेझिझक मेरे घर आ सकता है और मेरे घर से अपने लिए पानी ले जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही नहीं, गांव में मुफ्त एसी और फ्रिज भी भेजे जाएंगे और उसका बिल मैं खुद भरूंगा। सरपंच की बात सुनने के बाद सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और गर्मी में आराम से रहते हैं। गरीब बहू की माँ बनी नौकरानी। अंजलि एक गरीब घर की लड़की होती है। वो अपनी विधवा माँ सविता के साथ रहा करती थी। उसका बड़ा भाई रोहन शहर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता है और वो अभी पूरी तरह से डॉक्टर बनने ही वाला होता है। रोहन अंजलि और सविता से ज्यादा बातचीत नहीं करता। वो उन्हें महीने में लगभग 5 से 6 बार ही फोन कॉल करता। अंजलि एक दिन जब शहर में अपने भाई रोहन से मिलने जाती है तभी उसे कार्तिक कहकर एक आदमी से प्यार हो जाता है। अंजलि, तुम बहुत ही अच्छी हो। मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 1 हफ्ते से ही तो जानते हैं, लेकिन ये रिश्ता ऐसा लगता है मानो हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो। आई लव यू अंजलि। आई लव यू टू कार्तिक जी। दरअसल कार्तिक भी अंजलि के ही गांव में रहता है, लेकिन उसकी नौकरी शहर में होती है। वो अपने बड़े भाई महेश के साथ शहर में नौकरी कर रहा होता है। दोनों परिवारों की सहमति से कार्तिक और अंजलि की शादी हो जाती है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जुग जुग जियो बच्चों। सविता अंजलि और कार्तिक को आशीर्वाद देती है। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल जाती है। उसके ससुराल में उसके सास और ससुर नहीं होते हैं। उन दोनों का निधन हो चुका होता है। ससुराल में सिर्फ उसकी जेठानी बरखा राज किया करती थी और उसके साथ उसकी माँ मोहिनी भी रहती थी। अंजलि का जेठ महेश और पति कार्तिक थोड़े दिनों बाद फिर से नौकरी के लिए शहर चले जाते हैं। वो दोनों ज्यादातर वहीं रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सविता का बेटा यानी अंजलि का बड़ा भाई रोहन भी शहर चला जाता है। कार्तिक और महेश के जाते ही बरखा और मोहिनी दिन ब दिन अंजलि पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। भाभी, मोहिनी काकी, मैंने आप दोनों का खाना बना दिया है। मैं आराम करने जा रही हूँ थोड़ा सा। बहुत सर दर्द कर रहा है ना मेरा, इसलिए। ओ महारानी, कहाँ चली तू आराम करने? तुझे क्या लगा कि तेरी जेठानी एरी गेरी है? मैं तेरी सास से भी बढ़कर हूँ। चल जल्दी से हम दोनों का खाना परोस और उसके बाद तू हम दोनों के पैरों की मालिश भी करेगी, समझी तो?
और हाँ, मुझे ना आज शाम को छोले कुलचे और गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है अंजलि। तो वो भी बना देना और मेरे कमरे की सफाई भी कर देना। वो क्या है कि धूल बड़ी जम रही है आजकल, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। मुझे धूल से एलर्जी है ना, इसलिए। ठीक है। कार्तिक की गैर मौजूदगी में वो उसका जीना दुश्वार करके रख देते हैं। तुम इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हो, क्यों ना हम कोई बिजनेस खोलें? माँ, हम इस अंजलि की बच्ची से रोजाना ढेरों मिठाइयाँ बनवाकर उन्हें बेच सकते हैं। वो भी मुफ्त में बनवाकर मिल रही है हमें इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। कहिए कैसा रहेगा ये आइडिया? अरे वाह, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है बरखा बिटिया। अरे मुंह में लड्डू जमाए रखी हो क्या? भोंकोगी कुछ? मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रही। तुम्हें दिन रात मेहनत करके मिठाइयाँ बनानी होंगी और उन्हें हम दोनों माँ बेटी बेचकर पैसे कमाएंगे। लेकिन बरखा भाभी, आपको तो पता ही है ना कि मुझे कितना काम होता है दिन भर, उसमें ऊपर से मिठाइयाँ। ए लड़के, बहानेबाजी करने की कोशिश मत करना, तुझे मैं पहले ही कह दे रही हूँ। बेचारी अंजलि को दिन रात बिना सोए मेहनत करके रोजाना मिठाइयाँ बनानी पड़ती हैं, जिन्हें बरखा और मोहिनी घर बैठे मिष्ठान भंडार में सप्लाई करती हैं और पैसे कमाती हैं। अंजलि से एक दिन बहुत सारी मिठाइयों का नुकसान हो जाता है। जब वो उसके हाथ से गलती से गिर जाती हैं, तभी बरखा और मोहिनी उस पर खूब गुस्सा हो जाते हैं और बरखा उसे लकड़ी से मारती भी है। मत मारिए मुझे भाभी। भाभी, मुझे दर्द हो रहा है। भाभी, भाभी, गलती से गिर गई मिठाइयाँ भाभी, गलती से गिर गई। और मार इस करमजली को बरखा, और मार, ये इसी लायक है। हाँ। ये ले, ये ले, तुझ जैसी को तो मार मार कर ही सीधा किया जा सकता है। अंजलि की जब तबीयत खराब होने लगती है, तभी वो कार्तिक को फोन करके सब कुछ सच बताने जा रही होती है। लेकिन उतने में ही बरखा उसका फोन उसके हाथ से खींचकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर अंजलि, वरना तुझे तेरी होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। क्यों इतना अत्याचार कर रही हो आप मुझ पर भाभी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके भोले और मासूम चेहरे के पीछे इतनी बेरहम औरत छिपी हुई है। बरखा, अब तो ये बीमार हो गई है, अब हम क्या करें? डॉक्टर ने कहा है कि ये अगले 10 दिनों तक काम नहीं कर पाएगी। चिंता मत करो माँ, मैंने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। जब बेटी काम ना आए तो उसकी माँ काम पे आ जाएगी। अब मतलब? आप इसकी माँ सविता को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मोहिनी सविता को फोन करके घर पर बुला लेती है और फिर बरखा और मोहिनी दोनों क्रूर माँ बेटी मिलकर सविता का फोन भी उससे छीन लेती हैं और उसे घर में कैद कर लेती हैं। ए बुढ़िया, अब से तू बनेगी हमारी नई नौकरानी। तेरी बेटी बीमार है, इसलिए उसकी जगह अब तू हमारे सारे काम करेगी। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो अंजलि बिटिया? ये सब क्या है? बकवास बंद कर और चल हमारे पैरों की मालिश कर, मालिश। ये बुढ़िया ढीठ है, ये ऐसे नहीं मानेगी माँ। इससे तो सबक सिखाना होगा, उसके बाद ही इसमें फुर्ती आएगी। बरखा और मोहिनी सविता को भी मारती हैं और बेचारी बीमार अंजलि अपनी माँ को मार खाते हुए देखती है और उसे बचाने जाती है तो वो दोनों उसे भी मारती हैं। दुष्ट मोहिनी और बरखा सविता और अंजलि पर खूब अत्याचार करने लगते हैं। जब जब कार्तिक और महेश का शहर से फोन आता, तभी अंजलि बरखा के खौफ से झूठ कहकर कार्तिक को कुछ नहीं बताती। वहीं जब सविता का फोन नहीं लगता है, तभी रोहन परेशान हो जाता है। अरे ये माँ कहाँ है? आज उनसे इतनी बड़ी बात शेयर करनी है कि मैंने अपनी लाइफ की पहली सर्जरी पूरी की है और वो फोन ही नहीं उठा रही है। एक काम करता हूँ, पड़ोस वाली करुणा काकी को फोन लगाता हूँ। लेकिन जब रोहन पड़ोसन करुणा को कॉल करता है, तभी नहीं रोहन बेटा, सविता बहन तो पिछले कुछ दिनों से घर पर ही नहीं है।
आखिरी बार मैंने उन्हें अंजलि के ससुराल जाते हुए देखा था। कह रही थी कि अंजलि की जेठानी की माँ ने बुलाया है। अच्छा अच्छा, ओके करुणा आंटी, थैंक यू सो मच। रोहन को लगता है कि सविता कुछ दिनों के लिए अंजलि के पास रहने गई है, लेकिन अंजलि का फोन भी नहीं लगता है और इसलिए परेशान होकर वो शहर से गांव में आता है और वहां वो खिड़की से देखता है कि बरखा उसकी माँ सविता से नौकरानियों वाला काम करवा रही है और वो तुरंत अपनी बहन अंजलि और माँ सविता को वहां से लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक से मोहिनी के सीने में दर्द होने लगता है और हॉस्पिटल गांव से बहुत दूर होता है। तभी रोहन ही वहां आकर समय रहते मोहिनी का उपचार करता है और उसकी जान बचाता है। ये देखकर बरखा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो रोहन, मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के साथ इतना बुरा किया। उसके बावजूद भी तुमने बिना किसी नफरत या गुस्से के मेरी माँ की जान बचाई। सच में मैं अगर लाख बार भी तुमसे माफी मांगू तो वो भी कम है। माफी तो आपको माँ और अंजलि से मांगनी चाहिए बरखा भाभी जी। बरखा अंजलि और सविता के कदमों में गिरकर उनसे अपनी गुनाहों की माफी मांगती हैं और वो दोनों उसे माफ कर देती हैं। बरखा सच में सुधर जाती है और फिर रोजाना माँ बेटी बरखा, मोहिनी और अंजलि सविता चारों साथ में गप्पे लड़ाते हुए बहुत खुशी से रहने लगती हैं।